तो ये है हमारी सेकंड वीडियो इस चैप्टर की, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके डिस्कस करे थे, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन करा था चैप्टर का, और साथ साथ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने वहाँ डिस्कस करे थे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर, इसमें हम बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, है ना। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। आपको जैसे कि पास्ट टाइम से पता ही है कि इंडिया के अंदर बहुत पहले टाइम से ही क्या होता था, इंडिया के अंदर से चीज़ें जो है यहाँ से सामान बाहर जाता था, है ना। कि जो फॉरेन ट्रेड हम देखते हैं वो कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, है ना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आपको जो देखने को मिलेगा वो दिखेगा आपको मोहनजोदारो और हड़प्पा, मोहनजोदारो के टाइम पर, है ना। मोहनजोदारो और इससे पहले की भी जो सिविलाइजेशन रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इन सब सिविलाइजेशन के अंदर एक सबूत मिले हैं कि यहाँ से आपस में ट्रेड होता था। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वहां से ट्रेड होता था, कहां पर, आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ट्रेड होता था। तो ट्रेडिंग जो है ना, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ट्रेडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। तो ये जो फॉरेन ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से होता हुआ आ रहा है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मिलता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600s में यहाँ पर आई थी, तो वो किस ऑब्जेक्टिव से आई थी, वो ट्रेड करने के ऑब्जेक्टिव से आई थी, और वो ट्रेड जो उन्होंने करा था वो भी क्या था, एक फॉरेन ट्रेड था, है ना। तो ट्रेड जो होता है ना, फॉरेन ट्रेड, ये कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। मान लिया कि हम एक कंपनी के गुलाम बन गए, पर जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। कैसे होती है सर, वो बताएंगे आपको हम। कि प्रोड्यूसर जो होता है हमारा, जो प्रोड्यूसर है, अब प्रोड्यूसर के पास क्या होता है, मान लेते हैं एक इंसान है, एक पर्सन है जो कि इंडिया में रहता है ना, इंडिया में रहता है। अगर अब वो अपना प्रोडक्शन करता है, कुछ सामान बनाता है, तो अगर वो अपने ही देश के लोगों को सामान बेचता रहेगा तो उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल हैं। मान लिया कि इंडिया एक बहुत बड़ी जगह है, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, पर जापान जैसे देश के अंदर जहाँ पर लोग बहुत कम हैं, वहाँ पर ट्रेडिंग जो करी जाएगी तो उसमें तो प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि अब प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन रहेगा कि वो दूसरे देशों में जाकर भी बहुत सारे लोगों को अपनी कमोडिटीज़ को सेल कर सकता है। मानते हैं प्रोड्यूसर को तो फायदा होता ही है फॉरेन ट्रेड से, इसके संग संग कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो जाता है। क्या? कि नाउ कंज्यूमर विल हैव लॉट्स ऑफ चॉइस। कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चॉइस आ जाती है ना। फॉरेन ट्रेड जब भी होता है तो उससे बहुत बेनिफिट ही मिलता है। टेक्नोलॉजी शेयर हो जाती है दो देशों के बीच में, दो देशों के बीच, मतलब एक देश का प्रोड्यूसर दूसरे देश में जाकर जब बिजनेस करेगा तो वहाँ का नियमों का पालन करेगा, वहाँ पे टैक्स भी पे करेगा, तो दूसरी कंट्री को भी बेनिफिट ही होता है। तो फॉरेन ट्रेड जो है कहीं ना कहीं अच्छी भी चीज़ है ना। तो इसी के साथ अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको पता है क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि व्हाट एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन इज। ग्लोबलाइजेशन का मीन्स होता है ट्रीटिंग द होल वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट, मतलब पूरी दुनिया को एक सिंगल मार्केट की तरह ट्रीट करना, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देखिए ग्लोबलाइजेशन से पहले हम देखते हैं कि इसका रियल सेंस क्या है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है रैपिड इंटीग्रेशन में। किसमें? रैपिड इंटीग्रेशन में, और इंटरकनेक्शन बिटवीन दी कंट्रीज, ये इंटरकनेक्शन करवाता है अमंग दी कंट्रीज। तो ये बहुत बेनिफिशियल है ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या होता है, देखिए आपके पास बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर फोर्ड कंपनी का। तो फोर्ड कंपनी क्या करती है, इंडिया के अंदर जो फोर्ड कंपनी है, तो फोर्ड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कार्स को। तो जब वो फोर्ड कंपनी कार को मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो कार्स को केवल इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर नहीं करती है, वो यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाकर कार वगैरह डेवलप करने के बाद वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी उस चीज़ को बेचती है और वहाँ से भी उसको प्रॉफिट होता है ना। तो फोर्ड कंपनी इंडिया के अंदर रिसोर्सेज की यूज़ करते हुए, बेस्ट इंजीनियर्स, चीप लेबर का यूज़ करते हुए, MNCs का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीनेशनल कंपनीज की हेल्प से दूसरी कई अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी अपना बिजनेस करती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि कंट्रीज़ क्या करती हैं, कंट्रीज आपस में अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकती है। मान लेते हैं एक कंट्री थी यूएसए। क्या थी? यूएसए के पास कोई अपना बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी थी,
तो वो उसको इंडिया के साथ शेयर कर देगी या किसी और देश के साथ शेयर कर देगी। ये होता है टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन की मदद से और क्या होता है, लोग भी ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ बेटर एजुकेशन एंड इन सर्च ऑफ देयर मोटर डेवलपमेंट। तो अलग अलग कारणों से क्या करते हैं, पीपल आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। ये एक चीज होती है हमारी। इसके अलावा और क्या होता है सर, इसके अलावा ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज तो ट्रांसपोर्ट होते ही हैं, टेक्नोलॉजी भी शेयर होती है, इसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी होती है इन द अदर कंट्री। तो अदर कंट्री को भी बेनिफिट है और जो कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको भी बेनिफिट है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी मदद से ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है, ठीक है, या हो पाया है आज तक भी। तो सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर आता है दैट इज टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी को जानते ही हैं, मैंने पहले भी इसकी बात करी है। टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मेन फैक्टर बिकॉज ऑफ विच ग्लोबलाइजेशन हैव बीन इनेबल्ड, है ना। कैसे कि जब देखिए कोई एक देश है, जब वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू किसी और देश के अंदर ट्रेड कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। वहां पर टेक्नोलॉजी तो शेयर वो कर रहा है ना। टेक्नोलॉजी जब वो शेयर कर रहा है वहां पे दूसरे देश के अंदर, साथ साथ वो जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपना शेयर कर देगा, अपने यहाँ पर उसके यहाँ कोई और इनलार्ज मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स है तो वो शेयर कर देगा। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सिस्टम्स को, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी को शेयर करा जाएगा। एंड विद द एवोल्यूशन ऑफ आईटी सेक्टर एंड आईटी इंडस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन एक अलग मोड़ पर आता जा रहा है। और इंटरनेट फैसिलिटीज तो आप देख ही रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि इंटरनेट फैसिलिटीज जो है कितने रैपिड पेस पर बढ़ती जा रही है। बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में इस समय 5G भी लॉन्च हो चुका है, जो कि एक इमेंस एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो 4G 5G जैसी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर शायद नहीं आ पाती, है ना। तो ये है जिसकी वजह से आपका ग्लोबलाइजेशन इनेबल हो पा रहा है। सेकंड फैक्टर क्या है सर, सेकंड फैक्टर है लिबरलाइजेशन। क्या है सेकंड जो फैक्टर है वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। आपको पता ही है इंडिया के अंदर क्या हुआ था कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन या इंडिया के अंदर एमएनसीज का जो कॉन्सेप्ट आ पाया है वो मेजरली आ पाया है बिकॉज ऑफ द एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991। एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगाए थे, ट्रेड बैरियर्स, ताकि कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस ना करे। क्यों? क्योंकि देखो पहले जब एक कंपनी आई थी ना, नाम था उसका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई तो ट्रेड के लिए थी पर हम पर ही रूल कर गई। क्लास 8 में चैप्टर पढ़ा है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी नाम से, है ना, तो उसमें बताया गया बहुत अच्छे से। तो इंडिया के जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स या लॉ मेकर्स जो थे, उन्होंने मेक श्योर करा था कि इंडिया के अंदर कोई भी बाहर की कंट्री आकर बिजनेस बिल्कुल भी ना करे, है ना। लेकिन इंडिया की धीरे धीरे स्थिति बड़ी बेकार सी होती चली गई, है ना। अब पता है इंडिया के इनिशियल स्टेज में ग्लोबलाइजेशन करना बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि बड़े इनिशियल स्टेज में अगर ग्लोबलाइजेशन कर दिया जाता तो उसकी वजह से क्या होता कि इंडिया का जो स्मॉल ट्रेडर था या जो नया जो फैक्ट्री सेटअप हो रही थी यहाँ पे, वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी, वो कंपटीशन से बाहर हो सकती थी क्योंकि वो कंपटीशन करने के लायक नहीं रही थी। पर 1991 के अंदर जब ये ट्रेड बैरियर्स रिमूव करे गए तो इंडिया की जो आपकी फैक्ट्रीज और बिजनेसेस थे वो उस लायक थे कि वो कंपटीशन कर पाएँ बाहर के कंपनी से या बाहर के देशों से। तो ग्लोबलाइजेशन करने का, प्राइवेटाइजेशन करने का, लिबरलाइजेशन करने का सही मौका वही था। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब होता है रिमूविंग सम ऑफ द ट्रेड बैरियर्स फ्रॉम द बिजनेस बाय द गवर्नमेंट, है ना, टू इनेबल बिजनेसेस टू परफॉर्म देयर फंक्शंस स्मूथली एंड ईजिली, है ना। ये बैरियर्स को कम कर देना ताकि जो बिजनेस है उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, वो आराम से बिजनेस को कर पाएँ, है ना। तो इंडिया इनिशियल स्टेज में उसने नहीं अपनाई लिबरलाइजेशन, पर 1991 के बाद जब लिबरलाइज खुद को करा तो उससे इंडिया पर बहुत इफेक्ट पड़ा। और लिबरलाइजेशन करने की वजह से ही कंपनीज जो बाहर की थी वो इस देश के अंदर आ पाई और बिजनेस कर पाई, तभी इंडिया एक ग्लोबल बन पाया, ग्लोबल मार्केट बन पाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स विच हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद हमारी इस वीडियो का, जी हाँ, इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और क्यों सेटअप करा गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है
दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द एम, जब ये एस्टेब्लिश करा गया इस देश के अंदर तो एम रखा गया था इस देश के अंदर नहीं, जब ये पूरी दुनिया में जब WTO आया तो इसका एम था टू लिबरलाइज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बिजनेस, कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहीं ना कहीं पर क्या करना, लिबरल बनाना, लिबरलाइज करना, है ना ये। और ये इनिशिएट किसने करा था, WTO वाज इनिशिएटेड बाय बिग और वी कैन से डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने ही क्या करा था, इसको इनिशिएट करा था, बनवाया था। प्रेजेंट डे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 160 कंट्रीज आर दी पार्ट ऑफ WTO, 160 देश इसके साथ खड़े हुए हैं और इसके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं। पर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो WTO है ना उसको बनाया, इनिशिएट करा बड़े बड़े बिजनेस ने, बड़े बड़े कंट्रीज ने, जैसे कि अमेरिका, है ना, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाता है डोमिनेट कर जाते हैं। WTO की हेल्प से वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हर देश से तो वो कहते हैं कि अपने आप को वो करो, क्या कहते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, बैरियर्स वगैरह को हटाओ, पर वो खुद नहीं हटा रहे हैं अपने बैरियर्स को ज़्यादा। अब सर इसका एग्जाम्पल क्या है ना, उससे पहले एक बार देखो WTO है क्या, डिफाइन पढ़ो एक बार। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड एंड इनिशिएटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, इट वॉज इनिशिएटेड एंड डेवलप्ड बाय द कंट्रीज टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये आपका प्रॉपर डिफाइन हो गया WTO का। अब समझते हैं केस स्टडी की मदद से, ये केस स्टडी दी हुई है डिबेट वाली, कि क्या हुआ, कैसे ये लोग अपनी पोजीशन का एक गलत फायदा उठा रहे हैं इस समय। हाउ अमेरिका इज टेकिंग एडवांटेज। देखिए अमेरिका जो है वो उसके अंदर क्या है कि 1% जो GDP है दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर, 1% GDP एग्रीकल्चर से है एंड 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन इज डूइंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इंडिया के अंदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना, एंड लाइक इन GDP द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज अराउंड 22%। उनके यहाँ पर 1% GDP वहाँ से एग्रीकल्चर से, हमारे यहाँ पे 22% है। वो 0.5% एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम लोग देते हैं, हम लोग कितना देते हैं, 50% देते हैं। हम एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी हैं, वो लोग नहीं है इतनी ज़्यादा, वो थोड़ा टर्शियरी सेक्टर वाले लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग हैं, है ना, मतलब बड़ी कंट्री है वो क्या बेनिफिट उठाती है इसके अंदर। आप देखना अमेरिका क्या करता है, वो जब देखो इंडिया का कोई फार्मर है, मान लो ये इंडियन फार्मर या अमेरिकन फार्मर, इंडियन फार्मर जब जाएगा ग्लोबल मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए, तो उसको तो देखो हमारे यहाँ फार्मर बहुत हैं, तो हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगी ना सबको, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। लेकिन अमेरिकन क्या करते हैं, अमेरिका के यहाँ पे जो गवर्नमेंट है दे आर प्रोवाइडिंग देम एड्स, वो उनको लार्ज सम ऑफ मनी देते हैं। तो जब अमेरिका का और अमेरिका का फार्मर और इंडिया का फार्मर ग्लोबल मार्केट में compete करते हैं, तो अमेरिका का फार्मर अपनी चीज़ों को कम दाम पर बेच पाता है। क्यों? क्योंकि उनको कम पैसे में बंद हो गया है क्या उनका क्रॉप? नहीं, जस्ट बिकॉज कि अमेरिका उनको सपोर्ट करता है और हमारा इंडिया सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कम लोग, हमारे यहाँ ज़्यादा लोग, है ना, तो हम नहीं कर सकते हैं सपोर्ट। तो अमेरिका देखो वैसे तो WTO का मेंबर है बहुत बड़ा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भाई अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इंटरनेशनल मार्केट में आप जब कंपनीज को या जब फार्मर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है और ये डिबेटेबल प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस वो लोग करते हैं और ये डिबेटेबल टॉपिक है ना। तो इंडिया का फार्मर जब वहाँ पे ओपन मार्केट में जाएगा तो वो उसके महंगे होंगे, है ना, और लोग नहीं खरीदेंगे, और इनके सस्ते होंगे, है ना। तो ये है, इससे डिस्पैरिटीज आ जाती हैं। जो रूल्स बनाने वाले हैं अमेरिका जैसे लोग, दे आर नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो ये हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड हम करते हैं और अगले टॉपिक्स को हम अपनी 3rd वीडियो के अंदर कवर करेंगे।